आज हम लोग 17 अगस्त का जो न्यूज़पेपर है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं न्यूज़पेपर वो दैनिक भास्कर है उसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम दैनिक भास्कर ही लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये हमको सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर लगता है अगर बीपीएससी के मामले में और बिहार के मामले में करें तो। आपको देखने में पता भी चलता हो कि ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये एनालिसिस देता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो फटाफट देख लेते हैं आज के जो खबरें हैं 17 अगस्त का। तो ये है कि 5 जिलों में एयरपोर्ट बन रहे हैं, ठीक है, और वनों में होंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। मतलब वन जो है अति जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है और जो पर्यटन से रिलेटेड क्षेत्र है वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स बनाने जा रहा है। उसका काम क्या होगा और वो कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उड़ान 6.0 नाम का एक पहल चल रही है बिहार सरकार की, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। उड़ान 6.0 इसके तहत छोटे शहरों को एयर नेटवर्क से जोड़ने का, प्राकृतिक स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का उद्देश्य है, ठीक है। उड़ान 6.0 से जो छोटे छोटे शहर हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, उसको एयर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसका कहने का सीधा मतलब हुआ कि जो छोटे क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटन क्षेत्र हैं और उसको अभी तक नेशनल एक्सपोजर नहीं मिला है, उसको ये लोग नेशनल एक्सपोजर तक जोड़ेगा और उसको कनेक्टिविटी देने के लिए, आसान कनेक्टिविटी देने के लिए एयर नेटवर्क से जोड़ने का कोशिश करेगा ताकि कोई भी पर्यटन आसानी से वहाँ से आ जा सके। इस तरह की कॉरिडोर भी बनाए जाते हैं, आपको अगर ध्यान हो तो इस तरह के कॉरिडोर भी उसी अनुसार कार्य करते हैं। तो इसके बारे में और क्या क्या देखना है देखिए। ये तो करंट अफेयर्स का पीटी का न्यूज़ हो गया कि 5 जिलों में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अक्सर ऐसे न्यूज़ पूछ लेते हैं। तो 5 जिलों में एयरपोर्ट कहाँ कहाँ? एक है सबैया गोपालगंज में, एक है फारबिसगंज अररिया में, किशनगंज सारण में और उलाव बेगूसराय में। इसमें हवाई अड्डा के विकास में तेज़ी लाएगा। उसके अलावा और क्या है? धार्मिक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो लोग धर्म के मामले में धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं उनको ऐतिहासिक कुछ जानकारियां मिले, उसके लिए वो जाएं। तो धार्मिक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी में राजगीर है, गया, राजगीर को गया से जोड़ा जाएगा। आप जानते हैं राजगीर में धर्म से भी मामला है, ऐतिहासिक कनेक्टिविटी है, गया में भी धर्म से मामला और ऐतिहासिक कनेक्टिविटी है, दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। राजगीर में जाएंगे तो राजगीर भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और गया भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। सासाराम कैमूर को भी उसी अनुसार जोड़ करके देखिए। सासाराम और कैमूर को भी जोड़ने से जो जैसे कि बहुत सारे मंदिर हैं जिनको जोड़ा जाएगा आपस में, जैसे कि सिरसा सूरी हो गया, मकबरा, वो सब जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है उसको आपस में जोड़ा जाए ताकि एक जगह अगर कोई घूमने जाए ना तो वहाँ से वो दूसरे जगह तक जाने के लिए उसको आसानी हो और वो जाने का मन बनाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पर्यटन को बूस्ट मिलेगा। तो आप ये सब बता सकते हैं जब भी मेंस में अगर लिख रहे हो और मेंस में पर्यटन को बढ़ाने के साधन लिख रहे हो। देखिए मेंस में कहाँ कहाँ से काम आएगा। सबसे पहले तो आप मेंस में बताएंगे कि बिहार का जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए, चूंकि बिहार में शराबबंदी है तो बिहार का जो एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो कमाई था उस स्रोत खो गया है, तब उस स्रोत को कहीं से तो पूरा करना होगा। तो पर्यटन एक बढ़िया क्षेत्र है जो कि उभर कर सामने आ रहा है। बिहार में पर्यटन का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ रहा है, पर्यटक भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण भी है। अब इसमें आपको सिर्फ ये तो बताने से होगा नहीं कि पर्यटन एक अच्छा साधन हो सकता है बिहार के इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में। आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि पर्यटन है तो कैसे है, पर्यटन में कैसे बढ़ाना है। तो क्या पर्यटन पर कोई बिहार सरकार निर्णय आज तक ली है कि नहीं ली है, तो उसको उदाहरण देने के लिए इन सब चीज़ों का यूज करेंगे कि बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए क्या क्या लिया है। तो एक है धार्मिक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी। उसके अलावा वनों में एडवेंचर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्राकृतिक स्थलों पर वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा, हॉट स्प्रिंग होगा, सफारी होगा, योगग्राम होगा, ट्रैकिंग रूट होगा और रॉक क्लाइंबिंग जैसी सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी। इस कारण से लोग जो एडवेंचर में बहुत अति रखते हैं, एंथुसियास्ट होते हैं, उनको जाने के लिए बहुत ही बेहतर जगह होगा। इसलिए वो लोग आएंगे और एडवेंचर करेंगे और वो लोग सोशल मीडिया वगैरह पर डालेंगे तो इससे एक्सपोजर भी बिहार को मिलेगा। तो क्या इससे सिर्फ यही होगा? ये तो इकोनॉमी के लिए तो सबसे बेस्ट हो गया। इकोनॉमी के लिए इससे रोजगार कैसे काम होगा? तो स्थानीय विशेषताओं के आधार पर योजनाएं बनेगी ताकि युवाओं को स्वरोजगार मिल सके और उनका राज्य का पलायन रुक जाए। तो अगर पलायन रोकने की बात हो, बिहार का सबसे बड़ा यही दुख है पलायन का। अगर पलायन रोकने वाली बात हो, क्वेश्चन प्रश्न हो, तो उसमें भी ये दे सकते हैं कि पलायन रोकने के लिए सरकार पर्यटन क्षेत्र को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए जो स्थानीय क्षेत्र है उसको नेशनल एक्सपोजर दिलाने के लिए
राष्ट्रीय तौर पर मुख्य भूमिका का क्षेत्र बनाने के लिए उसका सरकार का काम चल रहा है। उसमें से एक काम इस शब्द को दिखा सकते हैं कि ऐसे सरकार कर रही है। भास्कर एनालिसिस क्या कहता है, कनेक्टिविटी और एक्सपीरियंस का संतुलन। आप इस शब्द को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मेंस में, एक हुक की तरह, एक मेन जो होता है ना हेडलाइन, उसके तरह इसको लिखेंगे तो हाईलाइट कर देंगे। ऐसे ऐसे शब्द आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं, इससे लगता है कि आपका समझ बढ़िया है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी प्लस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आप जब भी वहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे कि पर्यटकों को एक बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कनेक्टिविटी और एक्सपीरियंस का संतुलन बनाया जा रहा है। अब उसको कैसे आप दिखाएंगे, तो जब पर्यटकों को वनों और पहाड़ों में एडवेंचर स्पोर्ट और वेलनेस जैसे सुविधाएं मिलेगी तो उनका स्टे टाइम बढ़ेगा। ठीक है, आप कनेक्टिविटी कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक को दूसरे से। यहाँ भी देख रहे हैं कि धार्मिक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी कर दी, उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा घूमने का। एक जगह पर घूमेंगे, दूसरा जगह पर जाएंगे, आप अलग अलग अनुभव कर पाएंगे इसके लिए। और क्या होगा, तो इससे रुकने की अवधि बढ़ेगी, रुकने की अवधि बढ़ेगी तो हमारा इकोनॉमी में बूस्ट होगा ना भाई। इसका सीधा असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को, जैसे कि अगर कोई वहाँ पर रुका तो वहाँ रुकने के लिए होटल भी चाहिए, तो वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो होटल भी चलाएंगे। तो होटल में उसके अलावा क्या मिलेगा, तो उसके अलावा आपको मिल जाएगा वहाँ पर होटल हो गया। अगर उस गांव में कोई हस्तशिल्प बना रहे हैं, छोटे छोटे कलाकारी कर रहे हैं, तो वो बिक जाएगा। अधिकतर बार जब आप जितना भी टूरिज़्म रिलेटेड थी है कंट्री, जो सिर्फ टूरिज़्म पर चल रहे हैं वो स्टेट को अगर आप देख लें तो वो इसी मॉडल पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरे हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा हेडलाइंस इसमें है नहीं। तो दूसरा है SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, उसकी सफलता बिहार से ही, इसने बोला है ज्ञानेश कुमार ने, जो कि हमारे अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये पटना में पहुंचे थे और उन्होंने बताया था। इसमें एक और है कि निर्वाचन साक्षरता क्लब 2.0 लॉन्च किया जाएगा। निर्वाचन साक्षरता क्लब क्या है, तो यहाँ आप देखिए, निर्वाचन साक्षरता क्लब स्कूल के स्तर पर बनाया जाएगा, स्कूल और कॉलेज के स्तर पर। इससे क्या होगा, तो जो बच्चे अभी नए नए, जो बच्चे अभी 18 वर्ष क्रॉस करेंगे, जो 18 वर्ष के होंगे, उनको वोटिंग के बारे में उनको सारी जानकारी भी तो देना है कि वोटिंग क्या होता है, कैसे होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में, निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में उनको समझाना है। इसीलिए ये किया जा रहा है निर्वाचन साक्षरता क्लब। ये बिल्कुल NCC के तौर पर बनाया गया है। जैसे NCC था वैसे ही, जैसे नेशनल कैडेट कोर है, उसके तहत आप पहले से ही मिलिट्री में या तो पुलिस में जाने की जो ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरीके से ये निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाया जा रहा है, ताकि आप बचपन से ही आप में जो अभी आप पढ़ रहे हैं उस स्तर पर ही आप में ये जानकारी आ जाए, स्कूल और कॉलेज के स्तर पर ही, ताकि आप आगे चल करके इन सब चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ पाएँ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये मुख्य न्यूज़ जो है SIR की सफलता बिहार से ही। इसका क्या मतलब है बिहार के रोल में, अगर इसको देखें तो क्या है, तब देखिए यहाँ के, आप इसमें एक PT का फैक्ट याद रखना है कि बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनका नाम है विनोद सिंह गुंजियाल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए तो देखिए ज्ञानेश कुमार कोट करते हैं। आप इनके बात को सीधा कोट कर सकते हैं कि पटना के भ्रमण के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार का मतदान प्रतिशत अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जापान जैसे विकसित देशों से भी अधिक रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, जो हमारे दिखाता है कि हमारे राज्य के लोग राजनीतिक समावेशिता में कितना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे राज्य को अक्सर गरीब राज्य और अनपढ़ राज्य कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम है। लिटरेसी रेट कम होने के बावजूद हमारे पास राजनीतिक रूप से विचारों में समावेश इतना अधिक है कि ये विकसित देशों जैसे जो विकसित देश हैं उनसे भी अधिक मतदान प्रतिशत यहाँ का रह रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी इसलिए भी है क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। बड़ी इसलिए भी है क्योंकि बिहार को लोकतंत्र का जननी कहा जाता है। कहाँ से, आप जानते होंगे, वैशाली का जो लिच्छवी संघ है वहाँ के बारे में बात हो रही है। तो जब भी आपसे इस पर प्रश्न अगर पूछा जाए, इस पर अगर ऐसे वगैरह लिख रहे हो, तब इस डाटा को कोट कर सकते हैं कि बिहार को लोकतंत्र की जननी क्यों कहा जाता है। बिहार को लोकतंत्र की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा मतदान, बिहार में सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था लिच्छवी संघ में। अगर उसको वर्तमान से कनेक्ट करना चाहे, मेंस आंसर राइटिंग में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इतिहास को उठाइए और उसको प्रेजेंट से करिए, कनेक्ट करिए। उसको कनेक्ट करने के लिए आप इसका यूज करिए कि हाल ही में आए हुए ज्ञानेश कुमार ने बताया कि
बिहार का जो मतदान प्रतिशत है वो सिर्फ भारत का ही मतदान औसत मतदान प्रतिशत नहीं, बल्कि कई विकसित देश जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जापान जैसे देशों से भी अधिक रहा है, जो यह बताता है कि बिहार लोकतंत्र को लेकर जितना प्राचीन काल में सजग था उतना ही सजग अभी भी है। ये सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाएगा आपका कोट करने के लिए, उसको भी पढ़ के अच्छा लगेगा। अब उसके बाद आप क्या बताएंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब शुरू हुआ था तब लोग में बहुत मिसकंसेप्शन था, बहुत सारी अराजकता की स्थिति हो गई थी, लोग भागा दौड़ी का स्थिति हो गया था, सब में असमंजस की स्थिति बन गई थी। उसके बावजूद बिहार वो जगह है जहाँ से इसको अति सफल तौर पर इसको शुरू किया गया और बिहार में सफल भी रहा, जो दिखाता है कि बिहार अब तकनीकी रूप से भी आगे आ चुका है और बिहार के लोग विचारधारा में भी ऊपर उठ चुके हैं और उनमें समझ भी विकसित है। आगे आज ये निर्वाचन साक्षरता क्लब के बारे में तो बता ही दिए कि स्कूल कॉलेज से इसको जोड़ा जाएगा। आगे चलिए किसी और न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो हमारा है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और जब भी हाल ही में जो अगर डिजिटल समावेशिता की बात है और डिजिटल समावेशिता के समक्ष चुनौतियों की बात है, तब ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और ये न्यूज़ को हम वहाँ पर कोट कर सकते हैं। दूसरा कहाँ कोट कर सकते हैं? दूसरा कोट कर सकते हैं हम यहाँ पर उस न्यूज़ को कि जब भी सरकार की जो चुनौतियाँ, सरकार का जो अति होता है, नीति होता है, उसमें चुनौतियाँ और बाधाओं की बात है, तब हम इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला देश बना था जो कि अति के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करवा दिया था। ठीक है, उसके कारण भी थे कि सोशल मीडिया पर कुछ कुछ दिक्कतें हो रही थी। इस न्यूज़ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिक्कत था, क्यों बैन किया गया था। ठीक है, अब उसमें विफलता कहाँ पर आ रही है, जो देखिए विफलता आ रही है कि नया सख्त बिल लाया जा रहा है, पुराने में काम नहीं बना है। क्यों लाया जा रहा है? तो जो इंस्टा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है उसमें जांच किया गया तो अभी भी वहाँ पर उम्र के बच्चों को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट मिल रहा है। इसलिए नए बिल में उसके लिए सख्त प्रावधान किया जा रहा है कि अगर आप में और ध्यान नहीं दिए तो आप पर जुर्माना लगेगा। अब देखिए, समझिए क्या क्या रिपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि टेक कंपनियां नियमों का पालन करने के बजाय न्यूनतम खानापूर्ति कर रही है। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप कहीं भी, चाहे किसी भी प्रोग्राम को, नीति को अगर इम्प्लीमेंट करना हो, ठीक है, उनको क्रियान्वित करना हो, तो सबसे बड़ी चुनौतियां यहीं पर आती है। ये भारत में भी आती है, भारत में ब्यूरोक्रेसी के तौर पर आती है, नौकरशाह में आती है चुनौतियां। आप सीधे बोल सकते हैं कि भारत में प्रशासनिक चुनौतियां के तौर पर आ रही है और यहाँ ये तकनीकी चुनौतियों के तौर पर उभर रही है। प्रशासनिक चुनौतियां में भारत में क्या करते हैं कि जो जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट सही समय पर नहीं करवा पाते हैं। अगर आपको उदाहरण देना है तो इसका उदाहरण आपको एक बता देते हैं कि अगर भारत में उदाहरण देना है, बिहार में ही देना है, तो आप सहयोग पोर्टल का उदाहरण दे दीजिएगा। सहयोग पोर्टल जब शुरू में बना था तो उसमें मुख्यमंत्री जी का नीति था, एक विज़न था कि उसको 30 दिन के अंदर सारे जितने भी आवेदन हमारे पास आ रहे हैं उनका निपटारा करना है। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो इतने स्लो काम कर रहे थे कि निपटारा वो कर ही नहीं रहे थे। 30 दिन भी उनके लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री को कड़े शब्दों में सबको चेतावनी देनी पड़ी, उसके बाद ये जा करके अब सफल क्रियान्वित हो पा रहा है। तो ये चुनौती हमारे पास भी ब्यूरोक्रेसी के फॉर्म में है। हम लोग अगर बोलना चाहें तो हम लोग उसको ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो पता नहीं हमको, ब्यूरोक्रेसी इनर्सिया बोलते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देख लीजिएगा। ब्यूरोक्रेसी को नौकरशाह बोलेंगे या तो सिविल सेवा बोलेंगे, तो इस तरह के कुछ बोल सकते हैं। लोक सेवक बोल दीजिए ना, लोक सेवक, उसको वही बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी को। तो आप बोल सकते हैं लोक सेवक जड़त्व। ठीक है, लोक सेवक जड़त्व। लोक सेवक जड़त्व का क्या मतलब हो गया? ब्यूरोक्रेसी इनर्शिया का मतलब कि जो जहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि जैसे व्यवस्था चल रही है उसको वैसे ही व्यवस्था चलने दिया जाए, इसमें कोई बदलाव ना हो। अगर आप इनर्शिया जड़त्व को पढ़े होंगे तो इसका यही नियम है कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना हो। वही बात यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के फॉर्म में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में भी लोग, ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो चाहते हैं कि जैसे व्यवस्था चल रही है चलने दो, हम उसमें कोई भी अपना योगदान नहीं देंगे। ठीक है, उसी का यह परिणाम वहाँ पर देखने को मिला था। और यहाँ पर एक तकनीकी परिणाम यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जिस कंपनी को लायबल ठहराना जाना चाहिए था वो कंपनी अपनी लायबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभा रही है।
ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर कमी आ रही है, तो उम्र जांच की जो प्रक्रिया है ना, वहीं पर दिक्कत आ रही है। अगर भारत में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत में हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, केंद्र सरकार भी यहाँ तक वकालत कर चुकी है कि हम बहुत जल्द जो सोशल मीडिया है उसको बैन करने वाले हैं, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए। क्यों बैन करना है आगे हम पता चल जाएगा, इसी आर्टिकल में वो भास्कर बढ़िया से एनालिसिस करके दिया है। तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उम्र जांच की प्रक्रिया में वो उम्र ही जांच ठीक से नहीं कर पा रहा, जिस वजह से परेशानी आ रही है। तो कैसे कैसे बेअसर हो रही है यहाँ पर देखिए, उम्र 50% बच्चों को उम्र जांची ही नहीं गई, 37% बच्चा ने उम्र गलत ही बताया है, 18% बच्चों की उम्र गलत पहचानी गई है। अगर वीडियो के द्वारा केवाईसी करना था तो 12% लोगों ने मेकअप करके उसके उम्र को बढ़ा लिया है, और माता पिता की मदद 10% लोगों ने लिया है, 10% बच्चों ने, कि माता पिता के मदद लेकर के वो अपना अकाउंट क्रिएट किया है। तो ये सब समस्या आ रही है यहाँ पर उम्र वेरिफिकेशन के थीम में। अगर जब यहीं पर गड़बड़ हो रही है, इस तरीके से गड़बड़, तो आप कैसे किसी के उम्र को वेरीफाई कर सकेंगे कि वो 16 वर्ष से ज़्यादा है या कम है। और जब तक यही वेरीफाई नहीं होगा, आपके कितना भी बिल ला दीजिए, कितना भी जुर्माना लगा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेन इसी पर आधारित है ना कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। तो मेन यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो वो है उम्र सत्यापन करने की विधि। अगर उसी विधि में कोई कमी दिख रही है तो वो कभी नहीं सफल होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर भी बच्चे दूसरे अकाउंट, गलत उम्र, कमज़ोर वेरिफिकेशन के सहारे लौट आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोट है। अगर आपको अगर अधि लिखना है, अगर इस पर अगर संबंधित प्रश्न पूछे कि क्या आपको लगता है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एक बिल के द्वारा, एक प्रस्ताव के द्वारा उनको बाहर किया जा सकता है, तो किसी भी प्रश्न, किसी भी फॉर्म में हो प्रश्न, आप अपना एंगल उसमें घुसेड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैन इसलिए लगा है, क्यों लगा है बैन, ऑस्ट्रेलिया में 52% बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको लगता है कि बैन लगाना औचित्य है, और आपसे पूछा भी जा सकता है इसको अधिक से संबंध में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ आपको नहीं लगता है कि उसका मौलिक अधिकार होना चाहिए चलाना, उसका जीवन कैसे जीना उसका मौलिक अधिकार है, आप उस पर प्रतिबंध लगा दे रहे हैं कि आप उस पर नहीं चलाएंगे। तब आपको डेटा के साथ कोट करना है कि ऐसा नहीं है कि उनके मौलिक अधिकार को कम करने के लिए या तो उनके अभिव्यक्ति के अधिकार को कर्टेल करने के लिए लाया गया है। यह ऐसा इसलिए लाया गया है क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह है, और यही कोट आपको करना है कि 52% बच्चों ने साइबर, आपको कहना है कि अमेरिका का जो सती है, क्या नाम है उसका, सेफ्टी कमिश्नर, अमेरिका को जो ई सेफ्टी अथॉरिटी है, ई सेफ्टी प्राधिकरण है, उसका रिपोर्ट है कि 52% बच्चों ने साइबर बुली का सामना किया है, 25% बच्चों ने ऑनलाइन हेट्रेड, ऑनलाइन नफरत का अनुभव किया है, 24% बच्चों को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। और जब बच्चे हों उनके दिमाग पर यह गहरा असर कर जाता है। ठीक है। जब 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी मानसिक परिपक्वता अधिक होती है, जिस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, और इसका लंबा इम्पैक्ट, दीर्घकालीन प्रभाव उनके मानसिक संतुलन पर दिखेगा। इस कारण से ही इसको बैन किया गया है। तो इसमें आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि यथी हो सकता है, कटिल किया जा सकता है। ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है। और अगर ऐसे में भी डिजिटल युग के बारे में आता है तो डिजिटल युग में इसको घुसा दीजिए। ये तो आपका अपना ये स्किल है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, तो नहीं, दुनिया में इसके बाद भी बहुत सारे देश ने लागू कर चुके हैं। जैसे फ्रांस का तो पारित नहीं हो पाया, लेकिन इंडोनेशिया कर दिया। ठीक है। 16 अकाउंट अंडर 16 पर। मलेशिया लगा दिया है बैन। तो भारत में कहाँ, भारत में कर्नाटक में हो गया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि आगे हम जल्दी ही लाने वाले हैं इस पर बिल। ब्रिटेन, कनाडा, स्पेन, नॉर्वे, यूरोपियन यूनियन भी इस पर बैन की तैयारी में आ चुका है, यानी कि मामला सीरियस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका ये, अगर आप पूछेगा कि क्या ये प्रैक्टिकल है, मतलब क्या लगता है आपको कि प्रैक्टिकली इसको लागू किया जा सकता है, तब देखिए आप इसको विपक्ष के तर्क दो प्रकार का होता है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। जब विपक्ष का तर्क देंगे ना, उसमें ये करेंगे कि इतना भी आसान नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी बना करके नीतिगत सुधार से हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। उसके लिए अंदर तक, ग्राउंड तक जाकर वर्क करने की ज़रूरत है। ग्राउंड मतलब भूतल पर कार्य करने की ज़रूरत है, और छोटे स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए क्या क्या दिक्कत हुआ है।
सिडनी की डेंटिस्ट है पूजा, उनकी 12 साल की बेटी ने बैन के बाद स्कूल जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक और है, काम के समय बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि काम के समय उनके लिए यह देखना संभव नहीं है कि बच्चे हर समय इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं उस तरह में, और बच्चे आजकल फिर गार्जियन को मानना बंद कर दे रहे हैं। अगर लत होता है, फ़ोन क्या है, एक लत है। लत एक ऐसी बीमारी है, लत एक ऐसा बीमारी है जिसमें जल्दी इसका इलाज मिलना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत लंबे समय की ट्रेनिंग लगती है लत को सुधारने में। चाहे वो कोई व्यक्ति शराब वगैरह पीता हो, उनका नशे की लत को सुधारना हो, चाहे और कुछ हो, इस समय लंबे समय इसीलिए लगता है। ठीक है, तो भारत में भी इस समय समस्या आएगी, जी आएगी। बच्चे कम डेट दे देंगे, अपना एज कम बता देंगे, अपना एज बढ़ा करके बता देंगे। बच्चे वेरिफिकेशन अपने फादर के अकाउंट से कर लेंगे, फिर वो चला ही पा रहे हैं ना। तो इसमें सबसे पहले आपको ये भी कोट करना है कि इसमें सिर्फ सरकार के नीतिगत सुधार से नहीं होगा, गार्जियन को, अभिभावक को अपने तौर पर भी, अपने स्तर पर भी इन चीज़ों को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, ताकि उनके बच्चे ऐसे कोई चीज़ों का शिकार ना हो ऑनलाइन, ताकि अपने बच्चे का वो ध्यान रख पाए। तो अभिभावक की भी ये मोरल जिम्मेदारी बनती है कि अभिभावक की, आप एक और बात लिख दीजिएगा, इसमें कोट कर दीजिएगा कि आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई बच्चा खाना खाने के लिए खाना नहीं खाता है, या तो कोई बच्चा बार बार रोता है, तो उसकी माँ जो होती है या तो पिता, उनके जो अभिभावक होते हैं, पालने वाले होते हैं, वो उनके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं ताकि वो फ़ोन देख देते होते सही से खा ले। यही चीज़ें लत बनाती है, यही चीज़ें लत लगाती है, और इसी चीज़ों को फिर सुधारने में बहुत परेशानी आएगी। तो गार्जियन को भी ये समझने की ज़रूरत है। तो गार्जियन को समझने के लिए क्या है, तो कुछ ऐसे टीम बनाए जाए। आपको सॉल्यूशन भी तो लिखना है ना, खाली सुझाव नहीं दे देना है, आपको सॉल्यूशन भी लिखना है कि कुछ ऐसे टीम बनाया जाए जो गार्जियन से संवाद करेगी, अभिभावकों से संवाद करेगी, और उनको बताएगी कि उनके बच्चों को कैसे ये लत से दूर करना है। ठीक है, टेक्निकल जो थी, जो टेक टीम है, टेक टीम मतलब यूट्यूब, गूगल, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर कड़े नियम अपनाने की ज़रूरत है, ताकि वो इन सब चीज़ों को हल्के में ना ले, इन सब चीज़ों को गंभीरतापूर्वक ले और इस पर कार्य करें। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया, आप उसको दिखाना होगा तो आप बता दीजिएगा कि इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा बिल ला करके उसे 665 करोड़ का जुर्माना का क्रियान्वयन का प्रावधान किया है, ताकि जो टेक कंपनियां हैं इसको गंभीरता से ले। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा न्यूज़। अब अगला बार हमारी मुलाकात होगी, आज 17 तारीख का न्यूज़ था, अगला बार हमारी न्यूज़ मुलाकात होगी 18 अगस्त के न्यूज़ को कवर करेंगे अगले वीडियो में। अभी हमारे लिए यही हमको महत्वपूर्ण लग रहा है, तो इतना काफ़ी लग रहा है, तो इतना दे रहे हैं। बाकी न्यूज़पेपर करंट जो पीटी वगैरह के लिए होता है वो हर मंथ के लास्ट में शेयर कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का करंट पीटी में वो मिल जाएगा। जनसत्ता में आपको हमने बोला है कि जनसत्ता से आप जाकर के संपादकीय पढ़िए, वो ज़रूरी है, आप खुद से जाकर के पढ़िए। उसके अलावा जनसत्ता में हमको अगर कोई और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिख जाती है तो हम उसको शामिल कर लेंगे, नहीं दिखेगी तो हम उसको रहने देंगे। अगर सिर्फ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट दिखेगा तो हम उसको हाईलाइट करके आपको भेज दिया करेंगे, आप वहाँ से उसको कवर कर लिया करिएगा। ठीक है, थैंक यू।